शांतिनगर गांव में गोपाल अपनी 9 साल की बेटी नैना के साथ रहा करता था। गोपाल की पत्नी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था और गोपाल दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। हालांकि गोपाल का भाई सुरेश और उसका परिवार उसके घर के पास में ही रहा करते थे, लेकिन सुरेश की पत्नी उर्मिला को नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे नैना बिटिया कहाँ थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। पिताजी, मैं भैंस के लिए चारा काटने खेत गई थी, बस उसी में थोड़ा लेट हो गई। आप कब आए पिताजी? बिटिया, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। नैना बिटिया, मैंने तुझे कितनी बार कहा है तू इतना काम मत किया कर, लेकिन एक तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। चारा काटने के लिए कौन जरूरत थी? मैं आता तो काट लेता। कोई बात नहीं है पिताजी, आप भी तो सारा दिन बाहर धूप में काम करते हो, आप भी तो थक जाते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पिताजी की थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ। वैसे भी पिताजी मुझे काम करने की आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे भाई साहब, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने वाली नहीं है। देख लेना भाई, कुछ दिनों बाद तुझे इसकी शादी करवानी पड़ेगी। वैसे भी पूरे दिन घर से बाहर ही रहती है। इसके रवैया से मुझे पता चलता है कि ये घर में रुकने वाली नहीं है। अरे भाई, लड़की जात है, इसे इतना बाहर नहीं रहना चाहिए। अरे उर्मिला, तुम भी क्या इस बच्ची के पीछे जब देखो तब पड़ी रहती हो? तुमको शर्म आनी चाहिए, इतनी छोटी बच्ची के ऊपर उंगली उठा रही हो। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब देखो तब उर्मिला नैना बिटिया के पीछे ही पड़ी रहती है। सुन लो उर्मिला, हमारी नैना तो तुमसे भी ज्यादा काम करती है। नैना बिटिया तो घर का काम करके खेतों में भैंस के लिए चारा भी काटने चली जाती है। तुमको देखो तो बस घर का काम करती हो, तुरंत थक जाती हो। तुमको नहीं लगता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा ही बोलने लगे हो? तुम घर चलो तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे उर्मिला, तुम मुझे धमका रही हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। जो बात सही है तो सही है। नैना हमारी बहुत ज्यादा काम करती है, और एक तुम हो कि हमेशा नैना की टांग खींचने में लगी रहती हो। अरे हाँ उर्मिला, सुरेश बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारे नैना घर का सारा कामकाज करके भैंस के लिए चारा काट कर लाती है। उसके अलावा पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल ही लेती है। गोपाल की बात उर्मिला को बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। फिर बिना कुछ बोले उर्मिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और नैना समय के साथ अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन नैना जैसे बचपन में काम किया करती थी, सेम वैसे बड़ी होने के बाद भी नैना काम में ही लगी रहती थी। जैसे घर में खाना बनाना, खेतों में चारा काटना, भैंस को चारा देना, यह सब काम सारा दिन किया करती थी। नैना बिटिया, तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम के समय नदी में पानी भरने अकेली मत जाया कर, लेकिन मेरी बात तुमको समझ में ही नहीं आ रही है। बिटिया, तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। पिताजी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं तो सरला काकी के साथ नदी में पानी भरने गई थी। आप इतना गुस्सा कभी नहीं करते हो। क्या बात है पिताजी, कुछ हुआ है क्या? आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? बताओ पिताजी, क्या बात है? कोई बात नहीं है बिटिया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अकेले नदी पर कभी भी मत जाना, वहां पर ज्यादा किसी का आना जाना नहीं रहता है। तुम काम की चिंता मत करना बेटा, मैं काम सारा कर लूंगा, लेकिन अकेले कहीं मत जाना। लेकिन पिताजी, अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे कहीं भी जाने के लिए रोक रहे हो? अरे नैना बिटिया, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वहां के एरिया ज्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी अकेले मैं कभी नहीं जाती थी। नैना की बात सुनकर गोपाल वहां से अपने काम पर चला जाता है। भोपाल के जाते ही कुछ देर बाद उर्मिला वहां आ जाती है और नैना से कहती हैं, अरे नैना, कहाँ हो? यहाँ आओ तो। हाँ चाची जी, मैं आ रही हूँ, आप बैठ जाइए। अरे नैना, क्या तुमने गांव वालों की बात सुनी? गांव में क्या चर्चा चल रही है? नहीं चाची जी, मुझे तो कुछ नहीं पता है। बताओ क्या बात है? अरे नैना, क्या बताऊं? सारे गांव वाले तुम्हारे पिताजी के ऊपर थू थू कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की हो गई है, अभी तक जंगल में लकड़ियां बिनने जाती हैं, और यह भी कहते हैं कि नदी में अकेले पानी भी भरने जाती है और घंटों घंटों नहीं आती है। चाची, मुझे लग रहा है कि जरूर आपने ही गांव वालों के कान भरे होंगे। और मैं जंगल में जाती हूँ तो लकड़ियाँ बिनने जाती हूँ, बिना काम से मैं नहीं जाती हूँ। हमारे पिताजी सारा दिन काम करके आते हैं, फिर लकड़ियाँ बिनने जाते हैं। और हाँ चाची, मेरे पिताजी आज मुझे मना कर दिए हैं। वैसे भी मैं नहीं जाऊंगी, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। हाँ सही तो है नैना, जो तुम्हारे पिताजी तुमको जाने के लिए मना कर दिए हैं। तुम्हारे पिताजी को क्या पता कि हमारी बेटी बाहर जा रही है, पता नहीं काम से जा रही है कि कोई और ही कांड कर रही है। वैसे भी जब तेरे पिताजी ने तुझे मना कर दिया है तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जल्दी शादी करने वाले हैं। उर्मिला की इतनी कड़वी बात सुनकर नैना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नैना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उर्मिला के आगे नैना कुछ नहीं बोलती है। नैना की चाची गांव वालों तक भी ये खबर पहुंचा देती है कि नैना कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नैना के लिए एक रिश्ता आता है। नैना बिटिया, तुमको देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे। बिटिया खूब अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि वे लोग बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। पिताजी, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो पिताजी। नैना बिटिया, रिश्ता ढूंढने में भी टाइम लगता है, इसीलिए मैं अभी से ढूंढने लगा हूँ। अगले दिन लड़के वाले देखने के लिए गोपाल के घर आ जाते हैं। नैना बिटिया, तू तैयार हो गई? हाँ पिताजी, मैं तैयार हो गई हूँ। रुक नैना, मैं तुम्हारी चाची को बुलाकर लाता हूँ। सुन नैना, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना। मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? ठीक है चाची जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नैना हाथ में बिस्किट और पानी लेकर बाहर आती है। बेटा, टेबल पर पानी रखकर तुम भी बैठ जाओ। नैना टेबल पर पानी रखकर कुर्सी पर बैठ जाती है। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? आंटी जी, मेरा नाम नैना है। बेटा, कितना पढ़ी हो और खाना बना लेती हो कि नहीं? और घर तो संभाल लोगे ना? हमारी नैना तो कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर रही है। खाना की तो बात ही मत करो, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। एकदम अपनी माँ की तरह टेस्टी खाना बनाती है। हमारी नैना तो जंगल लकड़ियाँ बिनने भी जाती है, नदी से पानी भी भरकर लाती है। आपका घर बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगी। नैना जंगल जाती है लकड़ियाँ बिनने के लिए, और नदी में पानी भी भरने जाती है। नदी तो तुम्हारी बहुत दूर है। अरे भाई, इतनी बड़ी होकर नैना यह सब काम करती है। आखिर क्या करें, नैना बेचारी की माँ नहीं है तो यह सब काम करना ही पड़ेगा। इनके पिता दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके सारा दिन बाहर ही रहते हैं, तो आखिर इनका काम कौन करेगा? देखिए भाई, मुझे जो भी कहना है मैं साफ शब्दों में कह देती हूँ। मुझे यह लड़की तो बहुत पसंद है, इसका स्वभाव कि बहुत अच्छा लगा और संस्कारी भी लग रही है। लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए कि जंगल में लकड़ियाँ बिनने जाती हों और उनके पिता सारा दिन घर से बाहर रहते हो। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार घर जाकर सोचकर बताती हूँ। इतना ही बोलकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। अरे गोपाल भैया, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि नैना बहुत बड़ी हो चुकी है, इसे बाहर मत जाने दिया करो, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुने। अरे भाई, मुझे पता है कि बिन माँ की बेटी रहती है तो उस पर बिना कोई मतलब के सब लोग उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन मेरी बात तो तुम्हें बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। अब देखो इसका नतीजा क्या है। इतना ही बोलकर उर्मिला भी वहां से चली जाती है, क्योंकि उर्मिला चाहती थी कि नैना का रिश्ता टूट जाए। नैना बिटिया, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल तू कॉलेज जाओ और घर का काम कर रही हो, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। गोपाल नैना को खेत जाने के लिए मना करता है। नैना अपने पिता की सारी बात सुन लेती है। वह अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं बोलती है। गोपाल भाई,
जो आपके यहाँ लड़के वाले देखने आए थे, मैं वहीं से आ रहा हूँ। आइए भाई, अंदर आ जाइए। अरे नहीं भाई, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आपकी बेटी से वे लोग शादी नहीं करेंगे। इतना सुनते ही गोपाल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन गोपाल अपने मन को मनाकर वहां अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लगता है। करीब 1 से 1.5 महीने बाद नैना के लिए एक रिश्ता फिर से आता है। देखिए जी, मैं लड़के की भाभी हूँ। मैंने ही अपने देवर को पाल पोस कर बड़ा किया है। जब मेरा देवर बहुत छोटा सा था, तब मेरी सास छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से मैं और इनके बड़े भाई इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। मेरा देवर बहुत ही समझदार और मेहनती है। अरे भाई, मेरी नैना घर का कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मेरे भाई साहब ने इसे कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है। मैंने अपने भाई साहब से कई बार बोला था कि लड़की को इतना ज्यादा मत पढ़ाओ, क्योंकि उसे घर ही तो संभालना रहता है, लेकिन भाई साहब मेरी बात नहीं सुने, उसे बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया है। हमें आपकी लड़की तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो लड़की आए वह ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि मेरा देवर भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा देवर केवल 10वीं क्लास तक पढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि लड़की भी 10वीं पढ़ी हो, इससे ज्यादा ना पढ़ी हो। कल के हम ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की को हम ला लेंगे तो लड़की मेरे देवर को छोड़कर चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे? गांव समाज में हमारी बहुत इज्जत है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी गांव वालों को? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा संस्कारी है और समझदार है। वह इस तरह का कदम कभी नहीं उठाएगी। मैं अपनी बेटी को इसलिए पढ़ा दिया ताकि मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ा दिया। उर्मिला की वजह से ये रिश्ता भी टूट जाता है। गोपाल अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। गोपाल के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। दूसरी ओर सुरेश और उर्मिला रिश्ता टूटने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुरेश और उर्मिला ने अपने भाई के बेटी का रिश्ता ऐसे ही बार बार तुड़वा देती है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और नैना के चाचा चाची की वजह से उसकी शादी बार बार टूटती रहती है। देखा जी, मैंने बोला था ना कि मैं नैना का ये रिश्ता भी तोड़वा दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ उर्मिला, तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि गोपाल की बेटी का रिश्ता कहीं भी ना हो। वैसे मानना पड़ेगा उर्मिला कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। चलो सही है जो तुमने सही जगह पर अपना दिमाग यूज किया है। गोपाल अपनी बेटी के लिए बार बार एक से बढ़कर एक रिश्ता ला रहा था, लेकिन उर्मिला बार बार किसी न किसी कारण रिश्तों को तुड़वा दिया करती थी। गोपाल अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नैना अपने पिताजी को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या बात है, आप इतना चिंता में दिखाई दे रहे हो। चलिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं, आप खाना खा लीजिए। बिटिया, तेरे शादी को लेकर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किसी न किसी वजह से बार बार रिश्ता टूट जा रहा है। पिताजी, आप चिंता मत करिए। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वह खुद चलकर आएगा। इसलिए पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अब तो मैंने सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया है। नैना अपने पिता के लिए खाना लगा देती है, फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। साथियों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसे ही काफी समय बीतता गया और एक दिन गोपाल के घर में गांव के एक पंडित जी आते हैं। राम राम पंडित जी। अरे राम राम बेटा, कैसा है तू? सब ठीक तो है ना? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। पंडित जी, मेरे घर पर अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना पंडित जी? अरे हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं किसी जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। हमारे गांव के बगल वाले गांव में जो सेठ मोतीलाल रहते हैं, मैं ही उनके घर में पूजा करवाता हूँ। सेठ मोतीलाल ने कहा है कि वह अपने बेटे की शादी आपकी बेटी नैना से तय करवाने के लिए बोले हैं। पंडित जी, सेठ मोतीलाल हमारी बेटी को कहाँ देख लिए है? हमारी बेटी तो कहीं जाती भी नहीं है। दरअसल गोपाल बेटा, उन्होंने आपकी बेटी को कॉलेज जाते हुए देखा था।
पंडित जी सेठ मोतीलाल जी तो बहुत ही अमीर लोग हैं। वह अपने बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ला सकते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं। भला मेरी बेटी के साथ शादी कहां करेंगे? सेठ मोतीलाल बेशक बहुत अमीर है, लेकिन उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को जोड़कर रखा है। उन्हें एक सुंदर और संस्कारी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए था। शायद नैना बिटिया में सेठ जी को यह सारे गुण नजर आए हैं, इसीलिए कल नैना बिटिया को देखने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी की सारी बात सुरेश सुन लेता है। वहां से सुरेश अपने घर की ओर तुरंत निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी उर्मिला को नैना के रिश्ते के बारे में सारी बात बता देता है। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में पंडित जी गोपाल के घर आए थे और यही बात बोले थे? हाँ उर्मिला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने कानों से खुद सारी बात सुना है। अरे भाई, अभी तक मैंने नैना का रिश्ता किसी न किसी तरह टुड़वा दिया करती थी। अब देखो तो सेठ मोतीलाल का रिश्ता खुद चलकर आया है। देखो उर्मिला, हमें कुछ ना कुछ करके इस रिश्ते को तोड़वाना है, चाहे जो भी हो जाए। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। हाँ उर्मिला, सोचो कुछ। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। देखिए जी, जो सेठ मोतीलाल के गांव से अपने गांव का रास्ता है, उस रास्ते पर खूब सारा पत्थर रखवा दीजिए। जब सेठ मोतीलाल अपने गांव नहीं आ पाएंगे तो रिश्ता ही नहीं हो पाएगा। हाँ उर्मिला, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुरंत जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक दिन का समय है बस। सुरेश सेठ मोतीलाल के गांव का आने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देता है। चुपके से एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सेठ के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद सेठ मोतीलाल वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ये रास्ता तो पूरी तरह से बंद हो गया है। पता नहीं किसने इस रास्ते पर बहुत सारे पत्थर रख दिए हैं। हाँ मालिक, यह रास्ता तो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी परसों एक लोग आए थे तो यह रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ था। अचानक ये रास्ता कैसे बंद हो गया? सुरेश सेठ की सारी बातें छुपके से सुन रहा था। उसके बाद वह बाहर निकलकर सेठ के पास आता है। क्या हुआ सेठ जी, आप इस रास्ते से कहीं जाने वाले थे क्या? हाँ भाई, मुझे शांतिनगर गांव में बहुत ही जरूरी काम है। अरे भाई, ये रास्ता क्यों बंद हो गया है? अरे भाई, ये रास्ता तो 2-3 दिनों से बंद है। अभी ये रास्ता खुलने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा। सुरेश की यह बात सुनकर सेठ अपने घर की ओर लौट जाता है। सेठ को घर लौटते हुए देखकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उधर गोपाल सेठ के आने का इंतजार कर रहा है। गोपाल को इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सेठ का कोई अता पता नहीं रहता है। नैना बिटिया, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। बिटिया, मुझे लग रहा है कि पंडित जी मुझसे मजाक करके चले गए। हाँ पिताजी, मुझे भी यही लग रहा है, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल और नैना दोनों बात करते रहते हैं। तभी पंडित जी वहां आ जाते हैं। आइए पंडित जी, बैठ जाइए। अरे नैना बिटिया, पंडित जी के लिए चाय बनाकर ले आओ। गोपाल बेटा, मैं सेठ की तरफ से माफी चाहता हूँ। कल सेठ जी आपके घर आ रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण सेठ नहीं आ पाए हैं। उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। अरे नहीं पंडित जी, मुझे नहीं पता था कि रास्ता बंद है। मैं तो कल सारा दिन इंतजार किया था, लेकिन सेठ जी नहीं आए। मैंने सोचा कि आप शादी के लिए मजाक कर रहे थे। नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा था। ये लीजिए, सेठ जी ने बिटिया के लिए सगुन के कुछ पैसे दिए हैं। अरे पंडित जी, अभी पैसे देने की कौन जरूरत है? अरे भाई, क्यों नहीं जरूरत है। सेठ जी ने नैना बिटिया के लिए पैसा दिया है, वो भी नेक के तौर पर। अब यह रिश्ता पक्का समझिए। पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे हाँ भाई, खुशी की बात तो है, क्योंकि इतने बड़े घर में जो आपकी बेटी जा रही है। सेठ शगुन के तौर पर नैना के लिए कुछ पैसे भिजवाया था। कुछ समय बाद ही सेठ गोपाल के घर आता है और रिश्ता पक्का हो जाने के कुछ समय बाद ही अपने बेटे शिव की शादी गोपाल की बेटी से करवा देता है। अब नैना और शिव बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लीजिए,
ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।